Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 8th standard ICSE students, and the subject is history. And we are dealing with chapter number 6 according to your textbook, that is the Indian Renaissance. And this is being presented by Zahir sir. Okay. लास्ट क्लास में शायद हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा था. राइट, वी हैव स्टडीड अबाउट स्वामी विवेकानंद एंड यहाँ पर कंदुकुरी वीर सालिंगम के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर मतलब इनकी फोटो रखकर यहाँ पर एक पोस्ट टिकट जो है वो छपवाया था 25 पैसे का. यू कैन सी हियर. ठीक है, ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थे 1848 टू 1919. ये देखिए भारत का पोस्ट है, भारत का नाम है इसके ऊपर. राइट, और नाम लिखा है कंदुकुरी वीर सालिंगम या सालिंगम. राइट, ठीक है. अब देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है कंदुकुरी वीर सालिंगम who was born in an orthodox Brahmin family in Andhra Pradesh was influenced by the ideals of ब्रह्मो समाज. ठीक है, अब याद है आपको ब्रह्मो समाज? Who established ब्रह्मो समाज? Yes, who established ब्रह्मो समाज बेटा? राजा राम मोहन रॉय. राइट, ठीक है. तो ये भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित थे. He got involved in the cause of social reforms in the तेलुगु सोसाइटी. ठीक है. अब देखिए जैसे कि आपको पता है कि भाई आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर जो मेजॉरिटी जो पब्लिक है या मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? तेलुगु, है ना. तमिलनाडु में तमिल, केरला में मलयाली या मलयालम. राइट, ठीक है. सो वैसे ही यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज है, तेलुगु सोसाइटी जो है, ठीक है, उसके अंदर ही रिफॉर्म लाना चाहते थे. एंड ही स्टार्टेड अ तेलुगु जर्नल, ठीक है, टू मेक तेलुगु पीपल अवेयर ऑफ द सोशल इविल्स प्रेवलेंट इन द सोसाइटी. क्या इन्होंने एक जर्नल शुरू किया और वो जर्नल क्या कर रहा था? लोगों को कहीं ना कहीं कहेंगे अवेयरनेस लाता था. किस बात के लिए अवेयरनेस लाता था? जो तेलुगु सोसाइटी है, ठीक है, उसके अंदर जो मिसकंसेप्शंस है, उसके अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं, राइट, ठीक है, सोशल इविल्स है, राइट, उसके बारे में वो अवेयरनेस लाने का काम करता था. He encouraged education for women and started the school in धौलाईस्वरम. ये एक जगह का नाम है यहाँ पर, ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, हितकरीणी. इन्होंने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक सामाजिक संस्था बनाई जिसका नाम है हितकरीणी. हित का मतलब क्या होता है? आपका हित चाहते हैं, मतलब आपका फायदा चाहते हैं, आपका अच्छा सोचते हैं करने वाले, इसको हितकरीणी कहते हैं. ठीक है. सो he founded a society या social organization known as हितकरीणी. ठीक है, अभी फिलहाल इनके बारे में इतना ही है. और एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर, इनका नाम है एमजी रानाडे. ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे. राइट, ठीक है. एंड कहेंगे कि भाई ये तो हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस का जो शुरुआत था, तो इंडियन इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट हुई थी, राइट, ठीक है, उनमें इनका बहुत ही अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है. राइट, ठीक है. आप देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा है. लिखा है फॉलोइंग केशव चंद्र सेन्स विजिट टू बॉम्बे नाउ व्हिच इज नाउ मुंबई, जस्टिस एमजी रानाडे फाउंडेड प्रार्थना समाज. ये याद रखिएगा. ठीक है. तो ये जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स के स्टार्टिंग में कह दिया आपको, राइट, कि भाई आपको सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, तो कहेंगे कि जो बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज ने सेटअप किए हैं, ठीक है, ये याद रखने का आपको बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी. ठीक है. आगे देखते हैं. He was an eminent judge of the Bombay High Court. ठीक है, ये जज रह चुके हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के. एंड जैसे कि मैंने कहा इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन द इंडिपेंडेंस. एंड आप 10th में आएंगे ना, तो 10th में एक चैप्टर आता है राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. तो भाई भारत के प्रति जो राष्ट्रवाद है, ठीक है, राष्ट्रवाद समझते हैं ना, राइट, ठीक है. तो ये जो भारत के प्रति जो राष्ट्रवाद है, जो नेशनलिज्म है, राइट, इसको जगाने का काम इन्होंने किया था. और जो आज हम देखते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके
ये वन ऑफ दी कहेंगे कि पायनियर्स थे, ये वन ऑफ दी फाउंडिंग फादर्स थे, ठीक है, ऐसा भी हम कह सकते हैं इसको, राइट। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है besides he was an historian, an economist, an educationist and a social reformer, one of the founders of the INC, that is the Indian National Congress, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है लाइक ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, प्रार्थना मतलब प्रेयर, समाज का मतलब सोसाइटी, प्रेयर सोसाइटी रिप्रेजेंटेड इंडियाज वेकिंग अप द यूरोपियन लिबरल थॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो वेस्टर्न थॉट्स थे, अब आप लोग सोचेंगे सर ये वेस्टर्न थॉट्स क्या होता है, राइट। तो आप अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे ना बेटा, भारत यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल भारत जो है, राइट, ये पूरा भारत का हिस्सा है, और हम लोग ये पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर है, ईस्ट में है, एंड आई वुड से साउथ ईस्ट में है। लेकिन ये यूरोप ले लीजिए आप, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी ले लीजिए, ये हमारे रिस्पेक्ट में कहाँ पर है, ये हमारे रिस्पेक्ट से वेस्ट में है, कहाँ पर है, वेस्ट में। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज थी या डेवलप्ड आई मस्ट से डेवलप्ड कॉन्टिनेंट्स था, यहाँ पर बहुत पहले, हमसे पहले यहाँ पर रेनेसेंस आ चुका है, आप 9th में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये थॉट्स, ये जो हम थॉट्स जो डेवलप करने वाले थे, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न थॉट्स। क्यों वेस्टर्न थॉट्स? बिकॉज ये यहाँ से हमने, कहाँ से इसको लिया है, मतलब हमने अडॉप्ट कहाँ से किया है, ये सब सारे थॉट्स कहाँ से आए, तो कहेंगे वेस्टर्न कंट्री से या वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से आए हैं, राइट। जैसे कि आप लोग देखिए घर में, मतलब बहुत पहले, आज नहीं, आज से 20-30 साल पहले क्या हो रहा था कि ये वेस्टर्न कल्चर ने तो अपने भारत का संस्कृति बिगाड़ के रख दिया है ना, ऐसा कुछ था। सारे यूथ जो है, ठीक है, वो वेस्टर्न कल्चर के लिए कहेंगे इंडिया का संस्कार, इंडिया की संस्कृति भूल चुके हैं वगैरह वगैरह, राइट, ठीक है। इसको कहते हैं वेस्टर्न थॉट्स। और लिबरल थॉट्स, लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब होता है ऐसे थॉट्स जो ज्यादा नरम हो, मतलब हर एक समाज, नो, एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी, एवरी रिलीजन, ठीक है, या एवरी सेक्स, कहेंगे मेल हो या फीमेल हो, राइट, सभी के लिए ये थोड़ी नरमी बरते, इसको हम कहते हैं लिबरल थॉट, जहां पर सबका इंक्लूजन हो, irrespective of anything, right, irrespective of any background, right, उसको कहते हैं हम लोग लिबरल थॉट्स। यहाँ पर क्या है कि प्रार्थना समाज, राइट, लाइक ब्रह्मो समाज, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करते थे, ये यूरोपियन लिबरल थॉट्स को रिप्रेजेंट करते थे, जहां पर कहेंगे कि जो एम था सोसाइटी, ठीक है, लिखा है the aims of the society were the promulgation of theistic worship and social reform। क्या है theistic worship? आपको पता है ये चीज? theistic worship क्या होता है बेटा? कम ऑन, जिसको पता है theistic worship? theism, theist, क्या होता है theist या theistic? जो दो वर्ड याद रखिएगा, एक है अथिस्ट और उसका ऑपोजिट है थीस्ट। अथीस्ट, ठीक है, अथीस्ट का मतलब होता है कि जो किसी भी धर्म में नहीं मानता हो, राइट, जो भगवान में ना मानता हो, डिनाइज भाई एक ऑलमाइटी है, उसको हम अथीस्ट कहते हैं। अथीस्ट का अगर मैं हिंदी में कहूं, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, नास्तिक, ठीक है, क्या है ये? नास्तिक। और थीस्ट का मतलब क्या हुआ फिर? उसका ऑपोजिट, दैट इज आस्तिक, बिलीव करता है, बिलीव करता है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स। आया समझ में बेटा? आया समझ में? गिव मी अ थम्स अप। ओके ओके, थीस्ट है ना, थीस्ट, राइट। तो थीस्ट का मतलब क्या है? तो बिलीव करता है कि देयर इज सम ऑलमाइटी, देयर इज अ भगवान, और वी कैन से देयर इज गॉड, राइट। तो उसको हम कहते हैं थीस्टिक, राइट। और अथीस्ट, आपको पता है हमारे स्वतंत्र सेनानी जो रिवॉल्यूशनरी थे भगत सिंह, इनका अपना खुद का एक ऑटोबायोग्राफी है, क्या है? Why I am an atheist,
तो मैं एक नास्तिक हूँ। ये भगत सिंह का अपना खुद का ऑटोबायोग्राफी है, राइट। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है एम्स ऑफ द सोसाइटी मतलब प्रोमलगेशन मतलब मिक्स करना एक तरीके से, ठीक है। प्रोमलगेशन ऑफ थीइस्टिक वर्शिप एंड सोशल रिफॉर्म, ठीक है, एंड अपोजिशन टू द कास्ट सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ widow marriage and encouragement of female education and abolition of child marriage। हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, राइट। ले दे के बाद कहाँ आ रही है, ले दे के बाद वहीं पर आ रही है सोशल रिफॉर्म्स, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ विडो मैरिज, फीमेल एजुकेशन की बात चल रही है, एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम। तो यही सब चीजों से हम लड़ रहे थे। कब? तो कहेंगे इन द अर्ली 19th सेंचुरी, ओके, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा हम लोग सक्सेसफुल हुए, right? We were successful in eliminating the social evils, right? In eliminating what? In eliminating this social evils from where? From the society। कौन सी सोसाइटी भाई? भारत की सोसाइटी, इंडियन समाज, राइट, ठीक है। जो भारतीय समाज है उसके अंदर बहुत हद तक हम लोग ये सोशल इवल से बाहर आ गए। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। आते हैं नेक्स्ट एमिनेंट पर्सनालिटी, दादा भाई नवरोजी। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। क्यों? क्योंकि अगेन ही इज आल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है इनको? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये दादा भाई नवरोजी है। तो ये कौन है? ये पारसी थे, ठीक है। he belong to the पारसी कम्युनिटी। और आपको पता है पारसी कम्युनिटी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है भारत में। एंड दादा भाई नवरोजी इज आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, वन ऑफ द पायनियर लीडर ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड इनका भी बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, टू द इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो भारत की आजादी की जो लड़ाई है स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में जो लड़ाई है, मतलब जब पता भी नहीं था कि हम भारत की आजादी के लड़ने वाले हैं, तब से राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। और आईएनसी का फॉर्मेशन 1885 में हुआ था, राइट, ठीक है। लोगों को पता भी नहीं था कि भाई नेशनलिज्म क्या है। तब से इनका योगदान रह रहा है, इनका कंट्रीब्यूशन है इनटू द इंडियाज इंडिपेंडेंस, और वी कैन से इन द राइज ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग्स, ठीक है। अब देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा है। लिखा है दादा भाई नवरोजी एंड नवरोजी फुरदुजी वर द पायनियर्स। पायनियर्स का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करते हैं, ठीक है, राइट। कोई चीज स्टार्ट करते हैं या जो प्रथम फर्स्ट स्टेप रखते हैं, ठीक है। और द पायनियर्स ऑफ द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स अमॉन्ग्स्ट द पारसी कम्युनिटी, ठीक है। ये लोग अपनी ही कम्युनिटी में क्या करना चाहते थे? एक चेंज लाना चाहते थे, राइट, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। टू लीडर्स स्टार्टेड अ जर्नल नेम्ड एज अस्तगोफ्तार, ठीक है, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन and the spread of modern education। In 1851, started the Rehnumai Mazdayan या Mazdayasan सभा, ठीक है, to modernize the society। and इसका मतलब मुझे नहीं पता, राइट। इसका मतलब शायद कोई पर्सनल लैंग्वेज में मेरे को लग रहा है ये चीज कि भाई रहनुमाई मजदायसन सभा क्या है। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि भाई ये सोसाइटी जो है कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म्स की तरफ बात कर रही थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर ऑफ द पारसी कम्युनिटी वाज सोरबजी बंगाली, ठीक है। इनके बारे में इतना ही है। थोड़ा बहुत ज्यादा अगर जानना है आपको तो बता देता हूँ कि वाज द फर्स्ट इंडियन, ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, भारत आजाद नहीं हुआ था इन 1885, उससे भी पहले, मतलब 1851 के पहले, ही वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यूके है ना, ब्रिटेन है वहां पर, ठीक है। इन्होंने वहां पर रह के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था, जो बाद में जाकर मर्ज हो जाता है इनटू द आईएनसी, ठीक है, राइट। तो ये सब चीजें हैं, हालांकि सब 10th में हम सीखेंगे, लेकिन अभी इनके बारे में सिर्फ इतना ही, ओके।
एंड इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कौन है ये? तो कहेंगे बी आर अंबेडकर। अम्बेडकर। यस, ठीक है। ये तो मतलब कहेंगे खुद ही इनके ऊपर तो फिल्म बन चुकी है, राइट। और ये एक तरीके से हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा इन्होंने ही बनाया है, जो भारत का संविधान। ऐसा नहीं कहता कि इन्होंने ही बनाया, लेकिन ही वाज अ पायनियर। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनटू द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ठीक है, और इनके बारे में आप सब जानते ही है, तो मैं ज्यादा इनके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was a great nationalist, leader, thinker, writer, scholar, revolutionary and revivalist of Buddhism in India. ठीक है, देखिए ये बॉर्न हुए थे एज ए हिंदू, ठीक है। और हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम होता है, तो सबसे लास्ट जो है, जिसको हम शूद्र कहते हैं, या जिसको हम दलित कहते हैं, या गांधी जी जिसको हरिजन कहते थे, ठीक है, ये इस कम्युनिटी में बॉर्न हुए थे। लेकिन इनका एक बहुत ही बढ़िया सा स्लोगन है, आई एम बॉर्न एज हिंदू बट डेफिनेटली आई विल नॉट डाई अ हिंदू। एंड दैट इज व्हाई जब अपने भारत आजाद होता है उसके बाद शायद ये बुद्धिज्म को अपना लेते हैं अपने लास्ट इयर्स में। ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, एंड बुद्धिज्म में बहुत सारे फॉलोअर्स जो है वो मास कन्वर्जन किए थे इनटू बुद्धिज्म, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। अच्छा, और एक चीज इनके बारे में मतलब ऐसा है कि ये स्कॉलर थे एक तरीके से। बहुत सारी मतलब 10 नंबर ऑफ डिग्रीज थी इनके पास, जितनी मुझे याद भी नहीं है ना, ठीक है, उतनी इनके पास डिग्रीज है। ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है he tasted the bitter reality of being born as a Dalit. At school, he was made to sit on the floor in one corner of the room. आप सोचिए बेटा, जस्ट देखिए, आपको पता है, जैसे कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी में बॉर्न हुए हैं, दैट इज नॉट इन योर हैंड्स, राइट। कि आप शाहरुख खान के घर पे पैदा होंगे, या फिर फॉर एग्जाम्पल कि आप अमिताभ बच्चन के घर पे पैदा होंगे, ये हमारे हाथ में है क्या? बताइए, इज इट इन आवर हैंड्स? नहीं है ना, ठीक है, राइट। कि भाई आप आमिर खान के घर पे पैदा होंगे, आप रणबीर कपूर के घर पे पैदा होंगे, राइट, ठीक है। या फिर आप दुबई के बहुत बड़े शेख हैं, उनके घर में पैदा होंगे, या फॉर एग्जाम्पल आप जो बाइडेन के घर पे पैदा होंगे, या आप बराक ओबामा के घर पे। नहीं, हमारे हमारे हाथ में नहीं है ये चीज, राइट। सो इनका भी सिर्फ यही इनका कहेंगे कि ये पाप था, या लेटर से पाप तो नहीं कहूंगा मैं, भाई इनकी गलती यही थी कि ये दलित थे, राइट, ठीक है। बाकी इनमें टैलेंट और जो इंटेलेक्ट था वो भर भर के था, तभी तो इतनी सारी डिग्री, जितना मेरा एज नहीं है ना बेटा, उससे कई ज्यादा इनके पास डिग्रियां थी, राइट। और सिर्फ भारत की डिग्रियां नहीं, ठीक है, इंटरनेशनल, मतलब तो उस समय की जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज जो आप सुन रहे हैं, जो जहां पर हम सिर्फ सपनों में सोचते हैं जाने के लिए, ये वहां पर पढ़कर आए थे और वहां की डिग्रीज लेकर आए थे, ठीक है, राइट। तो ये इंसिडेंट बहुत बहुत ही ज्यादा मायने रखता है यहाँ पर। भाई जब ये छोटे थे और जब स्कूल में जाते थे, स्कूल में ऐसा माना जाता, मतलब हर जगह ऐसा माना जाता था कि भाई एक दलित, एक शेड्यूल्ड कास्ट है, उनकी परछाई, उनका शैडो भी हमारे ऊपर नहीं गिरना चाहिए, सॉरी, उनका शैडो भी हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, राइट, ठीक है। इस तरीके से ये दलित थे और इसीलिए इनको क्लासरूम में, ठीक है, एक कोने में बिठाया जाता था, राइट, और सबसे अलग बैठ जाइए। आप समझिए इस चीज को, एक छोटा सा बच्चा जिसके सिर्फ यही है कि वो दलित है, ठीक है, और ये सब चीजें होती थी। टीचर इनके बुक्स वगैरह टच नहीं करते थे, इनका कोई फ्रेंड नहीं होता था, राइट, जस्ट बिकॉज ही वाज फ्रॉम अ लोअर कम्युनिटी, राइट। आज आज आप सोचिए इस चीज को, आज आपका कोई फ्रेंड है, आपको नहीं बुलाता, ठीक है, आपसे खफा हो चुका है, राइट, तो आपको कितना बुरा लगता होगा। सोचिए इनका तो कोई फ्रेंड था ही नहीं, ठीक है, इनको कोई फ्रेंड बनाता ही नहीं था। आप समझिए, ठीक है, जिस बचपन से आप गुजरे हैं वही बचपन से ये भी गुजरे होंगे,
ठीक है, तो आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई वर्ड्स जो इनके ऊपर बीत रही थी, और जो बाकी कहेंगे कि बाकी लोग जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके ऊपर बीतती है, ठीक है, राइट। So let us not discuss all the things. वापस we will come to the topic here. अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है teachers would not touch his books. Ambedkar spent his whole life fighting against social discrimination and exploitation of a backward and scheduled caste. ठीक है, और आपको पता ही है कि ये बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड कास्ट को, ठीक है, टेंपल्स में एंट्री करने को ना करते थे। बोले यू कैन नॉट एंटर इनटू द टेंपल्स, यू कैन नॉट bath into the lakes meant for the higher caste, you cannot drink the waters from the wells that are meant for the higher caste, right? ठीक है, एंड बहुत सारी एन नंबर ऑफ चीजें हैं जहां पर इनका सोशली, सामाजिक तरीके से इनका बॉयकॉट किया जाता था। क्या किया जाता था? बॉयकॉट किया जाता था, ठीक है, राइट। इनको आइसोलेट कर दिया जाता था। सोचिए, इनको मतलब, इनको मतलब इनसे नहीं है, इनको मतलब कि पूरा कम्युनिटी जो है, ठीक है, उनसे है, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है he played a key role in the preparation of the modern India and its democratic ideals. He was also the chief architect of the Indian Constitution. He started the Dalit Buddhist movement. Ambedkar has been honored with Bharat Ratna, India's highest civilian award. Okay, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट पर्सनालिटी है, ये भारत की नहीं है, राइट, ये दोनों ही अलग है, राइट। ये दोनों आपको दिख रहा होगा। ये कौन है? मैडम एचपी ब्लैवात्स्की। और ये कौन है? एनी बेसेंट, ठीक है। ये दोनों फॉरेन पर्सनालिटीज हैं जो भारत में आए थे। ये नहीं आए थे भारत में, ये भारत में आए थे, ठीक है, राइट। अब देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा है। लिखा है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ओके, ये अपना खुद का एक सोसाइटी बनाते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। क्या लिखा है? थियोसॉफिकल सोसाइटी was founded by Madam H.P. Blavatsky in the US in 1875. ये है H.P. Blavatsky, ठीक है। In 1886 AD, it was shifted to India in Adyar of Tamil Nadu, ठीक है। तो तमिलनाडु में यहाँ पर उसका ब्रांच खुलता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का, एंड यहाँ पर कौन इसको आगे लेकर जाते हैं? एनी बेसेंट। कौन लेके जाते हैं? ये जो पर्सनालिटी है जो आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, इनका नाम क्या है? एनी बेसेंट, ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. ओके बेटा, ओके, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है। इन इंडिया इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन आयरिश लेडी। भाई आयरिश लेडी क्या होता है? तो कहेंगे आयरलैंड, आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, उनको आयरिश पीपल कहा जाता है, ठीक है, राइट। तो उनका नाम क्या था? एनी बेसेंट। केम टू इंडिया in 1893 AD. Annie Besant was elected its president in 1907. Okay. And the Theosophical Society opposed discrimination on the basis of race, color, gender, and teach universal brotherhood. Yeah, right. तो यहाँ पर भी क्या है? एक तरीके से ये सोसाइटी या एनी बेसेंट जो है वो रेसिज्म के खिलाफ थे, ठीक है, जो काले गोरों में या जेंडर के बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भी भेदभाव होता है, ठीक है, उसके बारे में ये लोग यहाँ पे अपोज करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। एनी बेसेंट वाज अ पर्सन ऑफ फ्री थॉट। शी रिजेक्टेड क्रिश्चियनिटी इन 1874 एंड जॉइंड द सेक्युलर सोसाइटी, ठीक है, राइट। तो याद रखिएगा ये कि भाई इन्होंने क्रिश्चियनिटी को त्याग दिया था। ये क्रिश्चियन, she was no more a Christian and she became a secular. Secular क्या होता है? जहां पर सारे धर्म इक्वल होते हैं, ठीक है। And she was inspired by the Hindu religion and translated the Bhagavad Gita into English. She laid the foundation of the Central Hindu School at Banaras. और आज इसको नाम दिया गया है, आज जो हम इसको कहते हैं, इसको कहते हैं BHU। क्या कहते हैं बेटा? BHU। BHU का फुल फॉर्म क्या है? बनारस हिंदू
यूनिवर्सिटी। ठीक है, राइट। अगर आप बड़े होते हैं, आपको मौका मिलता है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग इस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल कीजिए, बीएचयू से। अगर बीएचयू से नहीं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, अगर वहां से नहीं तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पास करिएगा। ठीक है, राइट। जरा इनके बारे में सर्च करके आइएगा। अगर आपको एडमिशन अच्छे कॉलेज में बहुत ही बढ़िया एजुकेशन लेना है, ठीक है, यहाँ पर जाइएगा, राइट। और ये सब कहेंगे हमारे नेशनल लीडर्स ने एस्टैब्लिश की है। ओके, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है she laid the foundation of the Central Hindu School at Banaras in 1898 AD, which had become Banaras Hindu University in 1916 AD. Through a network of schools and colleges, she tried to instill patriotism and contemporary spirit in the youth of India. मतलब क्या कर रहे थे ये लोग? ये जो है थ्रू एजुकेशन, ठीक है। अब आपको पता है कि एजुकेशन ही क्या है, लिबरलिज्म है, मतलब एक तरीके से लिबर्टी का रास्ता है, राइट। इज द की टू लिबर्टी। आपको एजुकेट होके भी जाकर आप में मॉडर्न थॉट्स आएंगे। और इसीलिए क्या है कि भाई ये ट्राई करते थे कि भाई भारत के जो यूथ है, जो यंगस्टर्स है, ठीक है, उनके अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद जगह है। राष्ट्रवाद मतलब पेट्रियटिज्म, एक तरीके से नेशनलिज्म जगह है। एंड introduced intercaste dining in hostels। आप सोचिए intercaste dining in hostels, ठीक है। और आपको पता ही था कि उस समय में भी क्या था, casteism was a again social evil। ये तो भाई बहुत पुराने तरीके से, मतलब पुराने जमाने से चला आ रहा है सोशल evil, ठीक है, casteism। ये casteism को हटाने के लिए ये क्या करते थे, अपने हॉस्टल्स में जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स है जहां पर वो खाना खाते हैं, मेस कहते हैं उसको, ठीक है, तो वहां पर ये क्या करते थे कि भाई अलग अलग कास्ट के छात्रों को बिठाकर एक साथ खाना खिलाते थे। शी यूज्ड टू फीड देम, राइट, ठीक है, कि भाई ताकि जो छात्र जो पढ़ रहे हैं उनके अंदर क्या है, एक मॉडर्न थॉट्स आए। क्या है बेटा, मॉडर्न थॉट्स। और ये लोग इनके पूर्वज करते थे, ठीक है, जो हमारे पूर्वज करते थे, राइट, वैसा कुछ भी ना करें, दैट इज कास्टिज्म ना करे। और आगे जाके एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जहां पर कास्टिज्म का कोई नामो निशान ना हो, राइट, ठीक है। तो यही लिखा है, क्या लिखा है, he introduced intercaste dining in hostels and paved way for free interactions between the British and the Indian scholars. She preached against the evils of child marriage, caste discrimination, polygamy, etc. ठीक है, ये polygamy क्या होता है भाई, पता है पॉलीगैमी क्या होता है गाइस, पता है बेटा, यस और नो? No, sir. अच्छा ठीक है। ओके, बता देता हूँ क्या है। देखिए, पॉली, व्हाट डू मीन बाय पॉली? पॉली का मतलब मैनी। आप लोग पढ़ते हो ना पॉलिनोमियल्स मैथ्स में? Yes, sir. पॉली, पॉली का ऑपोजिट क्या आता है, मोनो। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। तो polygamy, that means having more than one wife is known as polygamy, है ना, या फिर having many wives, having many wives is known as polygamy, ठीक है। Now what is the opposite of polygamy? कहेंगे polyandry, ठीक है, polyandry, andry is husbands, many husbands, ठीक है। हालांकि ये मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा, तो लेकिन इसका ऑपोजिट ये पॉलीएंड्री होता है। ओके, चलिए चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है कि भाई पॉलीगैमी एटसेट्रा। शी वाज इन फेवर ऑफ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। Annie Besant took part in the freedom struggle for India and started home rule movement या home rule league। ओके, ये याद रखिएगा, राइट, ठीक है। ये हमारे स्टैंडर्ड में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है
होम रूल मूवमेंट और होम रूल लीग कहेंगे कि तिलक महाराज के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। तो भारत का जो इतिहास है, ठीक है, जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, राइट, उसमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। एंड इसके लिए इनको कहेंगे कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1917 में बनाया गया था कांग्रेस का प्रेसिडेंट, एंड शी वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ओके, ठीक है, याद रहेगा ये चीज? Yes, sir. ओके ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है सर सैयद अहमद खान के बारे में। एंड अगेन अ ग्रेट पर्सनालिटी, राइट, ठीक है। इनका कहेंगे कि योगदान सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी में है। जैसे कि आपको पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पता है? ऑर्थोडॉक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोडॉक्स? किसी को पता है बेटा ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? जैसे अभी आगे ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण आया, ठीक है, वैसे ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, पता है किसी को? Not traditional, coming out from traditional rules. सॉरी सॉरी, क्या बेटा? क्या कहते हैं ऑर्थोडॉक्स को? सही है, आप बोले वो सही है। गाइस, आपने जो बोला वो सही है बेटा, लेकिन क्या है, थोड़ा और बताएंगे, थोड़ा इलैबोरेट करेंगे? क्या होता है ऑर्थोडॉक्स? Who follow old rules? यस, बहुत बढ़िया, जो परंपरा को फॉलो करते हैं, ओल्ड रूल्स, है ना, ठीक है भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनके पूर्वज ने ये कहा है तो बस उसी को ही फॉलो करना है, इसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं लाने हैं, ठीक है। और आई कैन से कि मॉडर्न चेंजेस नहीं लाने हैं, राइट, ठीक है। इसको हम एक तरीके से ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कट्टरपंथ जो कहते हैं ना हम लोग, इसको रूढ़िवादी कहते हैं, कट्टरपंथ कहते हैं, बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स में देखा जाता है, सारी बहुत सारी कम्युनिटीज में देखा जाता है ये ऑर्थोडॉक्सी। जैसे अभी आगे हमने पढ़ा कि ही वाज बोर्न इन एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली, राइट, ठीक है। तो ये क्या है एक तरीके से, राइट, तो ये एक तरीके से कहेंगे कि तो ये लिखा है ना, ही वाज बोर्न इन एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली, ठीक है। तो भाई जो अपने पुराने जो एस्टैब्लिश्ड रूल्स है, ठीक है, या एस्टैब्लिश्ड कल्चर्स है, उसके बारे में ये बताते हैं, मतलब वो फॉलो करते हैं एक तरीके से। जैसे आप लोग देखे होंगे कि भाई औरंगजेब क्या था? औरंगजेब बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स था अपने रिलीजन वाइज, ठीक है, जो अपने रिलीजन में मना किया है वो मना किया है, राइट, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो बस यही चीज है, और कोई ज्यादा चेंजेस नहीं लाने हैं अपने रिलीजन में। तो ये क्या है कि ये मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी की तरफ से होता है। जस्ट अ मोमेंट। तो अभी क्या है कि यहाँ पर बात कर रहा था, हाँ, सोशल रिफॉर्म्स की। तो सर सैयद अहमद खान जो है ये कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स लाने वाले पहले स्कॉलर थे, ठीक है। ये खुद कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन एडवोकेट थे, मतलब ये सपोर्ट करते थे वेस्टर्न एजुकेशन, लेकिन जो उस समय की जो मुस्लिम कम्युनिटी थी बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा मैं तो कहूंगा ऑर्थोडॉक्स थी, ठीक है। ये बहुत जल्दी ये वेस्टर्न एजुकेशन नहीं अडॉप्ट करना चाहती थी, राइट, ठीक है। और बहुत सारे दूसरे ऐसे सोसाइटी में या सामाजिक जो इवल्स है इसको बहुत ही मतलब पकड़ के रखा था, राइट, ठीक है, बस। तो ये सब चेंजेस लाने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खान, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में, राइट। तो इनके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है सर सैयद अहमद खान वाज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम रिफॉर्मर, ठीक है। रिफॉर्मर का मतलब क्या होता है? सुधारक, है ना, सुधार करने वाला। अब इसके आगे लग जाए सोशल रिफॉर्मर,
तो सामाजिक सुधारक, लेकिन इसके आगे क्या लिखा है मुस्लिम रिफॉर्मर। ठीक है, एक मुस्लिम सोसाइटी में जो रिफॉर्म लाने वाले थे वो सर सैयद अहमद खान थे, एंड स्टेट्समैन ऑफ द 19th century. He was born in Delhi on October 17th 1817 in a Muslim, in a rich Muslim family. He was a great scholar of Persian, Arabic and had a modern outlook. ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, देखो क्या लिखा है, मॉडर्न आउटलुक। राइट, मतलब क्या है, एक तरीके से इनका जो व्यवहार था, इनका जो सोचने का तरीका था, ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न था। He worked to reform the society and help the Muslims to develop a broader outlook. Broader outlook मतलब क्या है कि जैसे कि आपको कहा कि जो ऑर्थोडॉक्स है, राइट, ऑर्थोडॉक्स का मतलब वो कहेंगे कि दे आर हैविंग अ नैरो दे आर हैविंग अ नैरो आउटलुक। ठीक है, नैरो बहुत ही छोटा वाला आउटलुक है इनका, देखने का नजरिया बहुत ही मतलब नैरो है। ठीक है, राइट, तो ये क्या चाहते थे भाई, यही मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं नैरो से ब्रॉडर आउटलुक। ये ब्रॉडर आउटलुक कैसे आएगा, कहेंगे थ्रू एजुकेशन एंड बाय रिमूविंग द सोशल इवल्स। ठीक है, राइट, तो अब देखिए क्या लिखा है, ही एडवोकेटेड द रिमूवल ऑफ पर्दा, ठीक है, एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग्स दी वुमेन। आपको पता ही है जैसे सिर्फ हिंदूज में ही पर्दा नहीं होता, राइट, अब हिंदूज में पर्दा कहूंगा तो क्या कहूंगा मैं, उसको हम किस तरीके से लेंगे, घूंघट की तरीके से, राइट, और मुस्लिम्स में पर्दा की तरफ बात करेंगे तो किस तरीके से करेंगे भाई, वही थ्रू बुरखा, है ना, राइट, लेकिन है क्या, दोनों में पर्दा सिस्टम ही तो है एक तरीके से, राइट, ठीक है, तो उसको निकालना, राइट, रिमूवल ऑफ पर्दा एंड एजुकेशन ऑफ दी वुमेन। ही स्पोक अगेंस्ट द कस्टम्स ऑफ पॉलीगैमी। क्या है पॉलीगैमी, अब आपको पता है, राइट, एंड इजी डिवोर्स अमॉन्ग्स दी मुस्लिम्स। ये इजी डिवोर्स क्या होता है, आपको पता है, ये इजी डिवोर्स, इजी डाइवोर्स क्या है ये, तो इसको कहेंगे ट्रिपल तलाक, है ना भाई। अभी Yes, sir. बहुत, यस, ये अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में था कुछ 1-2 साल पहले कि भाई भारतीय जो गवर्नमेंट है, राइट, उसने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया है, एक तरीके से रिमूव कर दिया है, इलीगल कर दिया है। इसमें क्या होता है, मुस्लिम में 3 बार बोलिए तलाक 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 एंड आपका तलाक हो गया, दैट्स इट। और इसके ऊपर बहुत सारे भारत में बहुत सारे सिनेमा बने हैं, फिल्म्स बनी है, ठीक है, राइट। एक बहुत ही पुराना फिल्म है राज बब्बर का, अगर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा, ठीक है, ट्रिपल तलाक के ऊपर, तलाक 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 एंड यू आर फ्री टू गो, हो गया, कोई कागज साइन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो ये इजी डिवोर्स है। तो इसके अगेंस्ट भी सर सैयद अहमद खान ने अपनी आवाज उठाई थी, एंड उसके बाद कहेंगे कि पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब हैविंग मोर देन वन वाइफ, ठीक है, राइट, तो इसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी। ही एडवाइज द मुस्लिम्स, he advised the Muslims to receive English education। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंग्लिश एजुकेशन, सोचिए आजकल आजकल मैं देखता हूं मतलब सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में या बहुत सारी सोसाइटीज में क्या होता है, अपने गुजरात में खास करके बच्चे जो है सबसे ज्यादा गुजराती स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है, राइट, और क्या होता है कि इनके पेरेंट्स को अगर मतलब ड्यू टू फाइनेंशियल पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस, ये क्या करते हैं सरकारी स्कूल में गुजराती जाके पढ़ते हैं, राइट, तो वैसा उस समय में भी होता होगा, राइट। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, ही स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग स्कूल्स एंड सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है, व्हिच वाज ओपन टू एवरी क्लास एंड कास्ट, राइट, एंड रिलीजन, ओके, ठीक है, यही सब किया उन्होंने। तो ही एडवाइज्ड द मुस्लिम्स टू रिसीव इंग्लिश एजुकेशन एंड लर्न वेस्टर्न साइंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न साइंसेस को अडॉप्ट कीजिए आप, एंड अडॉप्ट मॉडर्न वेज एंड आइडियाज एंड कल्चर for promotion of education and modern ideas amongst the Muslims. He founded MAO College in Aligarh. ये क्या है MAO College? मोहम्मदन अलीगढ़ या एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन MAO कॉलेज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहां पर है भाई, ये अलीगढ़ है।
It developed into a university later, और यही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. Founded a series of schools and associations, all aimed at a culture renaissance. ठीक है, तो क्या है कि बहुत सारे schools और associations बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, एक तरीके से कल्चरल renaissance आए, कल्चरल एनलाइटमेंट आए. He endeavored for moral and social regeneration through adherence to the real Islamic values. एक तरीके से कहा कि भाई हमें इस्लामिक वैल्यूज को नहीं छोड़ना है, जो भाई इस्लाम एज अ रिलीजन जो हमें सिखाता है उसको हमें नहीं छोड़ना है, लेकिन साथ ही साथ अपना जो आउटलुक है, अपना जो सोचने का जो जरिया है, जो तरीका है, इसको थोड़ा बहुत मॉडर्नाइज करने की जरूरत है. ठीक है, और यही लिखा है, he works towards the reawakening of the Muslims to modern thinking and education. He had many books translated into Urdu from English for the benefit of the Muslims. ठीक है, और आपको पता ही है कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स होते हैं, ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं मदरसा. ठीक है, और मदरसा में कौन सा लैंग्वेज सिखाया जाता है, उर्दू. उर्दू या पर्शियन, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये दो लैंग्वेजेस में ही ज्यादातर इनको सिखाया जाता है. राइट, सो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए. ठीक है, राइट, और बहुत सारे, क्योंकि अब उस समय पे तो चेंज लाना ऐसे नो चुटकियों का काम तो था नहीं, इसलिए क्या किया इन्होंने, बहुत सारी जो बुक्स थी जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी थी, ठीक है, उनको उर्दू में ट्रांसलेट करवाया, ताकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उसको पढ़कर आगे बढ़ पाए. ओके, ठीक है, ये सारी चीजें हैं. अब नेक्स्ट आते हैं सिंह सभाज. अब सिंह सभाज में हम बात करेंगे टू दिस कम्युनिटी, दैट इज पंजाबी कम्युनिटी एंड पर्टिकुलरली सिख. ठीक है, सिख के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर गुरुद्वारा के बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे. ठीक है, राइट, तो देखते हैं सिंह सभाज क्या थी. ओके, among the Sikhs, movement for reforms was started in 1870s at अमृतसर एंड लाहौर. उस समय पे तो कहेंगे कि अनडिवाइडेड इंडिया था, तो लाहौर भी हमारा ही पार्ट था. बाय द सिंह सभा सच एज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एंड अकाली दल. राइट, during the early decades of the 20th century, गुरुद्वारास were under the control of the महंत्स. ठीक है, ये महंत कौन है, कहेंगे कि गुरुद्वारा में जो हेड होते हैं, जो हेड प्रीस्ट होते हैं, उसको हम महंत कहते हैं. राइट, तो ये है महंत, एंड दे ट्रीटेड गुरुद्वारा एज देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी. समझ सकते हैं इस चीज को, राइट. जैसे मार्टिन लूथर ने क्या किया था, तो कहेंगे यूरोप में, है ना, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ एक तरीके से जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी ऑफ द फादर्स एंड ऑफ द बिशप एंड पोप एंड ऑल दैट. ठीक है, तो वैसा ही यहां पर भी क्या था कि सिखों में गुरुद्वारा में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ के जो महंत है, जो प्रीस्ट लोग है, एक तरीके से उसको अपना कंट्रोल कर रहे थे, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी. राइट, the two sabhas were instrumental in freeing the gurudwaras from the hold of the priests. They also played an important role in the spread of education. In 1925 AD, a law was passed which gave the right of managing the gurudwaras to the Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee. ये क्या है, कमेटी है, एक समाज है, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, जो अब क्या कर रहा था, जो लॉफुली या लीगली सारे के सारे गुरुद्वारा का मैनेजमेंट कर रहा था. क्यों, क्योंकि पहले ये मैनेजमेंट किनके हाथ में था, ये करप्ट महंत्स के हाथ में था, करप्ट प्रीस्ट के हाथ में था, ऐसा हम कह सकते हैं. ठीक है, राइट, तो इनके हाथों से निकालकर अब किसके हाथ में आ गया, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथ में आ गया, और वी कैन से अकाली दल के हाथ में आ गया. और इन्होंने क्या किया, भाई गुरुद्वारा का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया, एंड अपने ही सिख कम्युनिटी में एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया. राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल खालसा कॉलेज वाज फाउंडेड at Amritsar in 1892 by the leaders of the Singh Sabhas, and following this many schools were also started. These institutions were established to achieve perfection
among the Sikh youths at both mental and physical levels. Right, ठीक है. और यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है. जस्ट ये एंडिंग पोर्शन है वो देख लेते हैं. Great thinking and ideals of the religious and social reformers helped the Indian masses realize their weaknesses and remove them. Their endeavor led to the reformation of the Indian society. People came together and this unity helped them to prepare a common platform to fight against the British rule. Okay, ठीक है. तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है. Right.